हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं के पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ नमक का भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। जिन्होंने भाग 1 नहीं देखा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, पहले जाकर उसे चेक करें। नमक पाठ, इनकी लेखिका है रजिया सज्जाद। दूसरा भाग शुरू करने के पहले हम एक बार पहले वाले भाग पर प्रकाश डालेंगे, रोशनी डालेंगे कि पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था। साफिया नाम की एक लड़की है जो कि लेखिका से जब मिलती जुलती है और जब लेखिका को पता चलता है कि वो लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने के लिए, तो जो कि उनकी मातृभूमि है, उनकी याद उन्हें बड़ी सताने लगती है और वो बड़ी उत्सुक होती है और बहुत ही उनसे बातें करती है अपनी मातृभूमि लाहौर के बारे में। और वही बातों में बताती है उनसे कि जब साफिया उनसे पूछती है कि जब मैं वहाँ से लौट कर आऊँ अपने भाइयों से मिलने के बाद, तो आपके लिए क्या उपहार में लेकर आऊँ। तब वो बोलती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरे लिए थोड़ा सा लाहौरी नमक लेकर आना। अब जब साफिया चली गई है, अपने भाइयों के पास रहना शुरू कर दिया है उन्होंने, 10-15 दिन तो बहुत ही आराम से बीत गए। जैसे ही लड़कियां अपने मायके जाती हैं, जैसे परिवार से मिलती हैं, तो वो कितना अच्छे से सुकून से जल्दी जल्दी समय बीत जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। वैसा ही समय साफिया का निकल गया है। और अब जब आने की बारी आई है, तो जैसे मेहमान के भाई रिश्तेदार हैं, अड़ोस पड़ोस वाले हैं, घर वाले हैं, थोड़ा सा ये भी ले जाओ, थोड़ा सा वो भी ले जाओ, सब सामान थोड़ा थोड़ा उन्हें देने की कोशिश करते हैं कि आप ये सारा सामान लेकर जाओ यहाँ से। तो समस्या तो ये है कि सामान तो सारा लाएं, लेकिन लाएं कैसे, तो लाएं कैसे। और उसमें जो सबसे बड़ी समस्या वाला सामान था वो था नमक। उसने एक बादामी कलर की कागज़ की पुड़िया में, जो कि सिख बीवी ने मंगाया था उनसे लाहौरी नमक, उसकी पुड़िया बना लेती है जिसमें लगभग कोई सेर भर लाहौरी नमक था। साफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था, उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। वो बोल रहा था कि वो शायद सही सही उनको बता पाएगा कि तुम कैसे इसको ले जा सकती हो। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया नमक ले जा सकते हैं क्या, क्योंकि उसका भाई पुलिस में था। उस समय शायद नमक को सीमा पार इधर से उधर लाना ले जाना मना ही था। वो हैरान होकर बोलता, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है, और नमक का आप क्या करेंगी, आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। मतलब कि जो भारत है उसके क्षेत्रफल के हिसाब से नमक यहाँ ज़्यादा होता है। इसी बात पे उन्होंने कहा है कि आपके हिस्से में हमसे ज़्यादा नमक आया है। तो वो झुंझला गई, मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगाया है। वो बोलती, मेरी माँ ने यही मंगाया, मुझे लाहौरी नमक चाहिए। भाई की समझ में कुछ भी नहीं रहा था, माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। वो जो सिख बीवी थी उनको अपनी माँ मानती है, इसलिए वो माँ बोलती है उनको। तो उनके भाई बोलते हैं, उनके भाई को ये सब पता नहीं है, उनका जो प्रेम है उनके साथ, उनके जो संबंध है उस सिख बीवी के साथ, वो सब उनके भाई नहीं जानते हैं, इसलिए वो आश्चर्य करते हैं। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो है, उनके भाई उनको समझाते हैं आराम से, नरमाई से, कि आप जिद मत करो। बाजी मतलब कि जो बड़ी बहन होती है उसे बोलते हैं, तो कस्टम से निकलना है, कस्टम ड्यूटीज़ जैसे होती है, चेकिंग होती है सीमा के इधर से उधर जाने आने पर। तो बोले अगर उसमें ऐसी कोई चीज़ निकल गई जो कि गैर कानूनी है, तो फिर बाकी आपके सारे सामान को भी बेवजह ही चेक किया जाएगा, ज़बरदस्ती उसको पूरा बिखेर दिया जाएगा। वो बिगड़ के मतलब गुस्सा होकर बोलती है, निकल आने का मतलब मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। वो बोलती है कि ये नौबत ही क्यों आएगी, ऐसी मुसीबत आएगी क्यों, क्योंकि मैं चुपके नहीं ले जा रही हूँ। कस्टम वाले उस चीज़ के लिए परेशान करेंगे जो आप छुपा कर ले जाते हो, लेकिन अगर आप बता कर ले गए तो बोले मैं तो उन्हें बता कर ले जाऊंगी, दिखा कर ले जाऊंगी कि मैं ये लेकर जा रही हूँ। भाई ये तो आप बहुत गलत बात करेंगी, कानून नहीं, क्योंकि कानून में तो मनाही है नमक को ले जाना। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत मुरोवत आदमियत इंसानियत के नहीं होते, आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं। वो अपने भाई से कहती, कानून का क्या मतलब,
कि सारे कानून सरकारी होते हैं, हुकूमत मतलब सरकार के होते हैं क्या? प्यार, मोहब्बत, दया, भाईचारा, इंसानियत, ऐसी सब कुछ चीज़ें भी तो होती हैं। आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान है, कोई मशीन नहीं है। वो भी तो समझेंगे इस प्यार को, अहमियत को, कि मुझसे किसी ने प्रेम के कारण, मोहब्बत के कारण ये नमक मंगाया है। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी है। उनके भाई फिर समझाते हैं कि पुलिस वाले हैं, जो कस्टम वाले हैं, उनका दिल नरम नहीं होता है, वो ड्यूटी के प्रति बड़े वफादार होते हैं। और अरे बाबा, मैं तो कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करें, एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक से देख लें। कोई सोना चांदी नहीं है, स्मगल की हुई चीज़ नहीं है, ब्लैक मार्केट का माल नहीं है। मतलब सारी चीज़ें उन्होंने गिना दी साफिया ने कि भाई ड्यूटी करो, कोई मना नहीं है, अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करो, लेकिन ये एक गिफ्ट है, तोहफा है जो किसी के लेके जाना चाहती है, प्यार की निशानी के रूप में, जो उनकी मातृभूमि का है। और सोना चांदी हुआ, अगर कोई महंगी चीज़ हुई, स्मगलिंग की चीज़ें वही होती है जो बिना टैक्स के या चोरी से ले जाई जाती है। तो ऐसी कोई चीज़ें मैं नहीं ले जा रही हूँ, उन्हें बताऊँगी मैं। और अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी, बदनामी मुफ्त में हम सबकी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं। वो आखिरी में हार कर उनके भाई उनसे बोलते थे, ठीक है, आपसे कोई बहस तो हो नहीं सकती, आप जिद्दी हैं। और जिद्दी लोगों का दिमाग थोड़ा फिरा हुआ सा होता है, लेकिन फिर भी उनको बता देते हैं, बोल रहे हैं कि मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा कर तो नहीं पाओगे, सोच रही हो फिर भी कर नहीं पाओगी, और हम सबकी बदनामी हो जाएगी। कस्टम वालों को आप कितना जानती हो, कस्टम के बारे में आप कितना जानती हो? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों की जाने या ना जाने, हम इंसानों को थोड़ा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो ये दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। मतलब वो नाराज़ हो गई। अब वो बोल देती है कि मुझे कस्टम वस्टम से कोई लेना देना नहीं है, मैं कस्टम वालों को नहीं जानती हूँ, कस्टम वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, इंसानों को ज़रूर जानती हूँ कि इंसानों में अगर सभी लोग थोड़ा प्रेम मोहब्बत को समझने लगे तो दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। मारे गुस्से की उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उनका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज़ 2 बजे दिन को रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमटकर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई थी। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी नमक की पुड़िया। भैया अगले दिन सुबह निकलना था, 2 बजे का समय था। लेकिन जाने से पहले क्या होता, फिर व्यस्त कार्यक्रम, मतलब कि आज इससे मिलना है, इससे मिलना तो रह ही गया, ये मिलने आ रहे हैं, ये आपको विदाई देने आ रहे हैं, ये खाना खिलाएंगे, ये आपको नाश्ता खिलाएंगे। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा समय मिलने मिलाने की, जिससे उन्होंने कहा कि अगर सामान को पैक करना है, सारी पैकिंग जो है वो रात को ही हो जाए। तो रात को अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके जो बिखरा हुआ पूरा सामान है धीरे धीरे समेटते हुए एक सूटकेस, मतलब बक्से में रख लेती है सूटकेस में, और बिस्तर बंद, मतलब कि जो बिस्तरों का पोटला एक लोग साथ में लेकर चलते हैं कि सफ़र में जब भी आपको सोना होता है, तो हम लोग भी जैसे ट्रेन में, बस में, जहाँ भी सफ़र करते तो अपने साथ एक छोटा तकिया, चादर, कुछ कंबल वगैरह लेकर चलते हैं, ब्लैंकेट वगैरह। तो वैसा ही वो बिस्तर बंद होता है इनका। उसमें सारा सामान उन्होंने समेट कर जमा लिया है अच्छे से। 2 चीज़ें बाहर रह गई हैं, जिसमें से एक है कीनू। अब कीनू क्या है कि वो जो उनका दोस्त है, उसने तोहफे के रूप में संतरे और माल्टे को मिलाकर एक नया फल उगाया है, और वो माल्टे के जैसा रंगीन तो है और मीठा भी है, और संतरे के जैसा थोड़ा सा सॉफ्ट और नाजुक भी है, और दूसरा है नमक की पुड़िया। अब तक साफिया का गुस्सा उतर चुका था, भावना का स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ली और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे, लेकिन अगर कस्टम वालों को ने न जाने दिया तो? भाई उनने अभी तक तो भावनाओं, बड़ी व्याकुलता के कारण वो बड़ी सोच रही थी कि मुझे तो ऐसा करना ही चाहिए, नमक को कौन ले जाने से मना कर सकता है। लेकिन बाद में समझती हैं कि जब बुद्धि उनकी काम करती, थोड़ा सा जब मन के ऊपर दिमाग का जोर बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में साफिया के साथ भी वो सोचती है कि अगर कस्टम वालों ने इनको मना कर दिया तो? पहले सोचती कि बिल्कुल उनके सामने ले आके रख देंगे, कैसे मना करेंगे वो, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि अगर मना कर दिया तो क्या करेंगे। और फिर अगर कस्टम वालों ने उनको जाने नहीं दिया और उनको मजबूरी में वो सामान वहीं छोड़ना पड़ा, तो उस वादे का क्या जो उन्होंने अपनी माँ से किया था।
हाँ, अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने का क्या मायना। जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अगर अच्छा इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया जाए तो इनके कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया, जी नहीं जी, फलों की टोकरी तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी थी, जा रही थी, इधर से केले उधर से कीनू सब लाए ले जा रहे थे। ये ठीक है, फिर देखा जाएगा। मतलब उन्होंने तरकीब लगाई साफिया ने कि चलो अच्छा तरीका ऐसा करते हैं कि इनको कीनुओं की टोकरी के नीचे रख देते हैं। अब कीनुओं की टोकरी के फल, जो कीनू के फल हैं उनके सबसे नीचे रख देंगे तो कोई एक एक फल निकाल के तो देखेगा नहीं टोकरी में। तो बोले ये अच्छा तरीका। फिर बोलते अगर देख लिया तो मन में शंका तो हमेशा रहती है ना, जब गलत काम करो तो मन में शंका होती है। तो फिर वो बोलती कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि पिछली बार जब पहले भी तो आए और गए थे, यहाँ से इतने सारे फलों की टोकरियाँ आ रही जा रही थी, तो उसमें तो किसी ने ऐसा नहीं करा था। तो बोले चलो ठीक है, देख लेंगे, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। उसने क्या करा, कालीन पर उलट दिए सारे कीनू और टोकरी खाली कर दी। नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह मतलब बिल्कुल नीचे के हिस्से में रख देती वो, और एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसको ऐसा लगा मानो उसने किसी प्यारी सी कब्र की गहराई में उतर दिया। उसने प्यार को कब्र की गहराई में उतार दिया हो, मतलब कि टोकरियों के सबसे तह में मतलब नीचे रख दिया। और क्या है वो? उसका प्यार है जो उसकी माँ के प्रति है, जिसको वो माँ मानती है। कुछ देर उखड़ू बैठकर पुड़िया को तकती रही और कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों खौफनाक भूतों राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीर कर उसमें नमक छिपा लेती और एक आह भी नहीं भरती। और इन्हीं ख्यालों में खो जाती है वो अपनी माँ को याद करते हुए कि जिस तरह से वो नमक को छुपा कर ले जा रही है प्रेमवश, उसी प्रेम को याद करती हुई अपनी अम्मा की मतलब अपनी माँ की कहानियों को याद करती है कि बचपन में उनकी माँ एक शहजादे की कहानी सुनाती थी कि एक शहजादा है जो कि अपने शरीर के अंदर ही हीरे को छुपा कर ले जाता था और राक्षसों भूतों से देवों से सबसे छुपा कर ले जाता था और एकदम पार हो जाता था और किसी को पता नहीं चलता था। तो बोले आज ही अगर ऐसा कुछ हो सकता था तो मैं अपने शरीर में अपने दिल को चीर कर उसके अंदर इस नमक को छुपा लेती। और इन्हीं सब सोच के साथ वो लंबी सी आह भरती है। और अब हम इसके आगे की कहानी को अगले भाग में देखेंगे। अब हमें ये देखना है कि क्या साफिया नमक ले जा पाती है या नहीं, क्या वो अपने इस काम में सफल हो पाती है या नहीं, और अगर होती है तो किस तरह से होती है। क्या उसे छुपा कर ये काम करना पड़ता है या उसके बताने पर जो कस्टम वाले हैं, जो सरहदों पर पहरा दे रहे हैं, क्या उनके दिल पिघल जाते हैं, इस वजह से वो ले जा पाती है, किस वजह से वो नमक को ले जा पाती है या नहीं ले जा पाती है, ये सब इस कहानी के अगले भाग में देखेंगे। आशा है आपको ये भाग अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी का अभ्यास अपनी पाठ्य पुस्तक से स्वयं करें। धन्यवाद।